नमस्कार। आज हम विषमता की प्रमुख आधारभूत विशेषताओं का जो नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक है, विषमता का समन्वयक अस्तित्व के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। विषमता के अनेक आयाम होते हैं। इनकी संख्या का निर्धारण नहीं किया जा सकता। पद, व्यवसाय, आय, शक्ति, सत्ता, शिक्षा, परिस्थिति इत्यादि विषमता के प्रमुख आयाम हैं। किसी समय विशेष में एक समाज में विशेष विषमता के एक से अधिक आधार प्रचलन में रह सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत में वर्तमान समय में जाति, वर्ग, पद, परिस्थिति, शिक्षा, शक्ति, सत्ता इत्यादि सामाजिक विषमता के व्यावहारिक आधार प्रचलन में हैं। नेक्स्ट, अपरिवर्तनशील प्रकृति। सामाजिक विषमता एक सामाजिक तथ्य है तथा इसकी उत्पत्ति सामाजिक कारणों एवं सामूहिक अनुभवों के द्वारा होती है। इनमें समाज समय के साथ साथ समाज की इच्छानुसार वांछित परिवर्तन कर सकता है, परंतु किसी व्यक्ति के द्वारा विषमता की संरचना में व्यक्तिगत कारणों से प्रभावी परिवर्तन नहीं हो सकता। नेक्स्ट, समय सापेक्षता। सामाजिक स्थिरता एक सामाजिक तथ्य है, परंतु यह एक गतिशील तथ्य है। इसमें समय समय पर वांछित परिवर्तन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए सदियों से भारत में विद्यमान जाति व्यवस्था की संरचना में परिवर्तन हो रहे हैं। 1917 की क्रांति के पश्चात रूस की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा विषमता का उद्भव। विषमता के संदर्भ में समाज वैज्ञानिकों की जिज्ञासा इसकी उत्पत्ति से संबंधित प्रश्नों को लेकर सदैव रही है। समाज वैज्ञानिकों ने असमानता की उत्पत्ति क्यों और कैसे होती है के संबंध में अनेक दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं। मुख्यतः विषमता की उत्पत्ति के संबंध में 6 प्रकार के दृष्टिकोण दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे पहला प्राकृतिक विभेद। नेचर ही एक ऐसा है जो हमें विभेद की तरफ धकेलता है या विभेदीकरण को धारण करवाता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत संपत्ति के परिणाम के रूप में। तीसरा, श्रम विभाजन। चौथा, युद्ध एवं विजय का परिणाम। फिर प्रकार्यात्मक व्याख्या और लास्ट, मानदंडों, अभिमति एवं शक्ति का परिणाम। पहला, प्राकृतिक विभेद, नेचुरल डिफरेंसेस। विषमता की उत्पत्ति एक उद्भव के संदर्भ में एक दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक के रूप में अरस्तु का नाम प्रमुख है। अरस्तु ने अपनी कृति पॉलिटिक्स में अपना मत प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि मनुष्य प्राकृतिक रूप से असमान है। नेचुरली मनुष्य जो है वो असमान रहता है। स्वतंत्र, गुलाम, स्त्री तथा पुरुष प्राकृतिक रूप से ही विषम है। स्वतंत्र एवं पुरुष लोग गुलाम एवं स्त्रियों से श्रेष्ठ होते हैं, इसलिए ये लोग इन पर शासन करते हैं। वस्तुतः प्रकृति ने ही इन्हें प्रभुत्व एवं शासन करने वाले नैसर्गिक रूप से प्रदान किए गए। इन गुणों का उन्मूलन नहीं किया जा सकता। अतः समाज में विद्यमान असमानता एवं श्रेणीबद्धता नैसर्गिक एवं प्राकृतिक है। अरस्तु के इन विचारों का समर्थन अनेक विद्वानों ने किया है। विषमता की उत्पत्ति के संदर्भ में अरस्तु ने उपयुक्त विचारों में अनेक त्रुटियां विद्यमान हैं। अरस्तु ने प्राकृतिक एवं सामाजिक असमानता में किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया है, जबकि प्राकृतिक एवं सामाजिक असमानता पूर्णतः स्वतंत्र व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह लिखना समीचीन होगा कि असमानता की व्याख्या प्राकृतिक आधार पर पूर्ण रूप से स्थापित नहीं की जा सकती है। रूसो ने अरस्तु के इन विचारों का खंडन किया है तथा प्राकृतिक समानता के विचारों का प्रबल समर्थन किया है। रूसो ने प्राकृतिक नियमों के आधार पर समानता की व्याख्या करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत संपत्ति के परिणाम के रूप में विषमता। विषमता को व्यक्तिगत संपत्ति का परिणाम मानना इसकी प्रथम समाजशास्त्रीय व्याख्या है। अरस्तु ने प्रत्येक समाज में 3 वर्गों संपन्न, मध्यम एवं निर्धन वर्गों का उल्लेख किया है।
आर्थिक आधार पर समाज में विद्यमान असमानता की व्याख्या काफी पुरानी है। इस संदर्भ में रूसो ने अपना मत प्रकट करते हुए ये विचार प्रस्तुत किए कि प्रारंभिक अवस्था में मानव साम्यवादी जीवन व्यतीत करता था और इनमें समानता विद्यमान थी, परंतु व्यक्तिगत संपत्ति की भावना के उद्भव ने समाज में विषमता को जन्म दिया। फर्ग्यूसन ने मिल, जेम्स मेडिसन इत्यादि ने रूसो के विचारों का समर्थन किया। इनका मत है कि संपत्तिवान एवं संपत्तिहीन लोगों ने समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के स्वार्थों को जन्म दिया। उदाहरण के लिए भूस्वामी, भूमिहीन, सूदखोर व्यापारी, निर्माता इत्यादि के स्वार्थ भिन्न भिन्न हैं। ये वर्ग अलग अलग प्रकार के मानदंडों एवं नियमों को जन्म देते हैं तथा संघर्ष को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। कार्ल मार्क्स एवं एडम स्मिथ भी भूमि, संपत्ति एवं श्रम को विषमता के लिए उत्तरदायी महत्वपूर्ण कारक मानते हैं। कार्ल मार्क्स एवं रूसो व्यक्तिगत संपत्ति को विषमता का कारण मानते हैं। इसलिए कार्ल मार्क्स साम्यवादी समाज की स्थापना के लिए एवं रूसो प्राकृतिक समाज की स्थापना के लिए व्यक्तिगत संपत्ति के उन्मूलन को प्रमुख स्थान प्रदान करते हैं। उपयुक्त मत को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनेक साम्यवादी राष्ट्रों में व्यक्तिगत संपत्ति को समाप्त करने के पश्चात भी वहां पर अनेक प्रकार के वर्ग एवं आय पर आधारित विषमता देखी जा सकती है। रसिया का ही उदाहरण देख सकते हैं। असमानता का स्रोत श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर एज ए सोर्स ऑफ इनइक्वलिटी। एंजिल, कार्ल मार्क्स, स्मॉलर, दुर्खिम इत्यादि ने श्रम विभाजन के आधार पर समाज में असमानता की व्याख्या की। एंजल्स ने श्रम विभाजन के आधार पर वर्ग संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो कि असमानता को जन्म देने का प्रमुख कारण है। स्मॉलर ने श्रम विभाजन के आधार पर भिन्न भिन्न व्यावसायिक समूह की व्याख्या की। इसी प्रकार समाजशास्त्र के प्रमुख आधार स्तंभ इमानुएल दुर्खिम ने समाज में श्रम विभाजन के आधार पर विषमता की व्याख्या की है। जॉर्ज सिमेल, सुमपीटर, फर्ग्यूसन, पहलबेग इत्यादि समाज वैज्ञानिकों ने श्रम विभाजन को विषमता का स्रोत मानने वाली विचारधारा का समर्थन किया है। राल्फ डेरेनडॉर्फ ने इस मत का खंडन करते हुए कहा है कि श्रम विभाजन विषमता को जन्म नहीं देता, वरन यह तो केवल मात्र कार्य का बंटवारा ही है। नेक्स्ट, असमानता युद्ध एवं विजय के परिणाम के रूप। इनइक्वलिटी एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ वॉर एंड विक्टोरी। पहले बेग में विषमता की उत्पत्ति के संदर्भ में अपने विचार प्रकट करते हुए यह मत प्रकट किया कि विषमता युद्ध और विजय की अवश्यभावी परिणाम है। प्रत्येक युग में शासक वर्ग ने युद्ध एवं विजय के आधार पर स्वयं को सर्वोच्च प्रसिद्धि से विभूषित किया है तथा समाज में अन्य वर्गों की उत्पत्ति का कारक भी बने हैं। विषमता की प्रकार्यात्मक व्याख्या, द फंक्शनल एक्सप्लेनेशन ऑफ इनइक्वलिटी। किंग्सले डेविस, विल्बर्ट ई मूर, टॉलकट पार्सन्स इत्यादि समाजशास्त्रियों ने सामाजिक स्थिरीकरण की अवधारणा को प्रकार्यवादी दृष्टिकोण को समझाने का प्रयास किया। प्रकार्यवादी समाज वैज्ञानिक समाज में व्याप्त विषमता को समाज के अस्तित्व, स्थायित्व एवं निरंतरता के लिए प्रकार्यात्मक आवश्यकता मानते हैं, जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता। प्रकार्यवादी समाजशास्त्रियों का मत है कि समाज पद परिस्थितियों का जाल है। सभी पद समान महत्व के नहीं होते, कुछ पद अधिक महत्व के होते हैं एवं अन्य पदों का महत्व सापेक्षिक रूप से कम होता है। प्रत्येक पद के साथ निश्चित पारिश्रमिक एवं पुरस्कारों की व्यवस्था निश्चित होती है। जिन पदों को समाज अपने अस्तित्व, स्थायित्व एवं निरंतरता के लिए अपरिहार्य एवं अधिक उपयोगी स्वीकार करता है, उन पदों के प्रतिफल के रूप में अधिक पारिश्रमिक एवं पुरस्कार निर्धारित किए जाते हैं। समाज में इन महत्वपूर्ण पदों को अर्जित करने के लिए विशेष योग्यता, प्रतिभा एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। कुछ पदों का प्रशिक्षण अधिक खर्चीला होता है तथा
इन पदों का प्रशिक्षण कुछ अधिक कठिन भी होता है। इन पदों को समाज का प्रत्येक व्यक्ति अर्जित नहीं कर सकता, इसलिए इन पदों के प्रतिफल के रूप में अधिक पारिश्रमिक सुविधाएं एवं पुरस्कार जुड़े रहते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न समाजों में विभिन्न पदों की समाज की आवश्यकता अनुसार श्रेणियां एवं महत्व निर्धारित होते हैं, जिनके अनुरूप इनके प्रतिफल के रूप में भिन्न भिन्न मात्रा में पारिश्रमिक सुविधाएं एवं पुरस्कार जुड़े रहते हैं। प्रतिफल की भिन्न भिन्न श्रेणियां समाज में विषमता को जन्म देती हैं, अतः विषमता के अभाव में समाज के विभिन्न कार्यों की पूर्ति संभव नहीं हो पाती। मेलविन, एम ट्यूमिन, टीबी बॉटोमोर इत्यादि समाजशास्त्रियों ने इस सिद्धांत की आलोचना की है। इनका मत है कि यह निर्णय करना कठिन है कि अमुक कार्य की समाज में अधिक उपयोगिता है तथा अमुक कार्य समाज के अस्तित्व के लिए गौण है। प्रकार्यवादी समाजशास्त्री विषमता के अपप्रकार्य की चर्चा नहीं करते। नेक्स्ट, विषमता मानदंडों, अभिमति एवं शक्ति का परिणाम। इनइक्वलिटी इमेनेंस फ्रॉम नॉर्म्स, सैंक्शन एंड पावर। डेरेनडॉर्फ ने प्रकार्यवादी दृष्टिकोण परिप्रेक्ष्य में निहित त्रुटियों को दूर करते हुए लिखा है कि असमानता एक समूह के व्यय पर अन्य समूह द्वारा लाभ या फायदा अर्जित करने के कारण उत्पन्न होती है। डेरेनडॉर्फ विषमता के लिए मानव प्रकृति की व्यक्तिगत संपत्ति को उत्तरदायी नहीं मानते। वे असमानता के लिए सामाजिक मानदंड, अभिमति तथा शक्ति को उत्तरदायी मानते हैं। इनकी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति में ही असमानता के विचार निहित है। प्रत्येक समाज में विद्यमान मानदंड समाज के सदस्यों के व्यवहारों को नियमित एवं नियंत्रित करते हैं। इन मानदंडों की पृष्ठभूमि में सामाजिक अभिमति प्रच्छन्न रूप से कार्य करती है। मानदंडों की पालना करने वाले सदस्यों को पुरस्कार एवं उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को प्रतिफल के रूप में दंड दिया जाता है। अभिमति एवं सत्ता की व्यवस्था के द्वारा समाज में क्रियान्वित की जाती है। विषमता के मूल आधार। विषमता में व्याप्त भिन्न भिन्न समाजों में असमानता के भिन्न भिन्न आधार देखने को मिलते हैं। इन आधारों में निम्नलिखित आधार प्रमुख स्थान रखते हैं: जाति, प्रजाति एवं जन्म, शिक्षा, पद, व्यवसाय, आय, संपत्ति और शक्ति। इनका विस्तृत विवरण हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।